हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे बेहद खूबसूरत प्लेटफॉर्म आर्ट अकेडमी पर। आर्ट अकेडमी पर हम कर रहे हैं क्लास 11th और 12th के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, चारों कोर्स सब्जेक्ट्स का ईयर लॉन्ग लेक्चर यानी फुल कोर्स कवरेज हम कर रहे हैं आर्ट अकेडमी पर। यहाँ आपके बोर्ड और स्कूल एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए हम जो काम कर रहे हैं उसमें क्लास 11th का आज लेक्चर है और टॉपिक चल रहा है थर्मोडायनामिक्स। हम थोड़ा जल्दी काम कर रहे हैं, स्पीड थोड़ी बढ़ा रखी है हमने, जरूरी भी है क्योंकि हमारा सेशन एंड हो रहा है। अच्छा, आज का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा बेटा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस डील करने का। इन सारी बातों को एक साथ सीखना है। ठीक, अच्छी बात है, आराम से कर सकते हैं। शुरुआत की कहानी जो है वो कुछ चीजों से, वर्क डन बाय द गैस ऑन द गैस। क्या है देखो, मान लीजिए कि आपके पास कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में कोई एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन वो वॉल है जिस वॉल से गैस बाहर नहीं जाएगी और ये मूव करेगा, मूव कर सकता है। और जब ये मूव करेगा तो गैस एक्सपैंड या कंप्रेस होगी। आप इसे हीट करिए। आप यहां पर एक फिलामेंट लगा दीजिए और हीट करिए। जब आप इसे हीट करेंगे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये पिस्टन को आगे मूव कराएगा, पुश करेगा, पिस्टन को आगे ले जाएगा। और आप पाएंगे कि इसमें किसी तरह का डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ? ऊपर की डायरेक्शन में हुआ। एरिया ऑफ द वॉल्व इज ए। तो मैं ऐसा सोच सकता हूं कि ये वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है जो वॉल्यूम हमने एक्सपेंशन करके क्रिएट कर दिया। तो ये केस जो लिखा हुआ है बेटा, ये एक्सपेंशन का लिखा हुआ है। ठीक, इसकी बजाय कुछ उल्टा भी सोचा जा सकता है कि आपके पास एक बढ़िया सा कंटेनर है, उसका कुछ वॉल्यूम था गैस का, और आपने किसी को इस कंटेनर के ऊपर खड़ा कर दिया। और जब इस कंटेनर के ऊपर किसी को खड़ा करोगे तो बाहर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। और बढ़ने की वजह से आप पाएंगे कि जो बच्चा पिस्टन है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। और कितना डिस्प्लेस होगा बच्चा? डेल्टा एक्स डिस्प्लेस होगा। एरिया ऑफ द वॉल्व इज अगेन ए। ठीक है, तो इस पे तुरंत ही कोई बच्चा ये कह सकता है कि दिस इज द वॉल्यूम जो हमने कम कर दिया, गैस का कंप्रेस कर दिया। तो ये एक्सपेंशन का नहीं, कंप्रेशन का केस है। इसका केस है बेटा कंप्रेशन का। यहां पर गैस के प्रेशर के द्वारा एक फोर्स ड्यू टू प्रेशर डेवलप होगी। और यहां वर्क डन जब तुम लिखोगे तो प्रेशर वाली फोर्स इनटू डेल्टा एक्स वर्क डन रहेगा। और तुम इसे कहोगे कि प्रेशर इनटू एरिया टाइम्स डेल्टा एक्स। और ए डेल्टा एक्स को देखोगे तो ये वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है जो आपने एक्सपैंड करके गैस का बढ़ा दिया। इसी तरह यहां देखो, एक्सटर्नल फोर्स ने कुछ ये कांड किया, तो एक्सटर्नल फोर्स इनटू डेल्टा एक्स ये तुम्हारा वर्क डन है। आप इस वर्क डन को इस तरह भी लिख सकते हो कि माइनस पी इंटू ए डेल्टा एक्स। ये कैसे? अरे अंदर से प्रेशर है ना बाहर की तरफ, तो प्रेशर वाली फोर्स बाहर है, ये दोनों लगभग बराबर हैं, जिसकी वजह से स्लो कंप्रेशन हो रहा है। तो एफ एक्सटर्नल को पी इंटू ए लिख सकते हैं। तो अगेन ये चीज बन गई पी डेल्टा पी। तो आप देख रहे हैं कि जब कंप्रेशन हो रहा है तो नेगेटिव वर्क हो रहा है, और जब एक्सपेंशन हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क हो रहा है। और जब भी कंप्रेशन और एक्सपेंशन होगा तभी हमारा पिस्टन मूव करेगा, और जब हमारा पिस्टन मूव करेगा तभी हम कहेंगे कि वर्क डन हो रहा है। अच्छा, यानी एक्सपेंशन होगा तब वर्क डन होगा, कंप्रेशन होगा तब वर्क डन होगा। अगर वॉल्व मूव ही ना करे तो कोई वर्क डन नहीं है। यानी वर्क डन के लिए जरूरी है कि वॉल्व मूव करे, और मूव करने में डेल्टा वी जीरो नहीं रहेगा। वॉल्यूम ऑफ द गैस में कुछ ना कुछ चेंजमेंट तो आ ही जाएगा। और वॉल्यूम में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन आ रहा है तभी वो वर्क डन। यहां आप देखें गैस की फोर्स खुद ड्राइव कर रही है तो गैस वर्क कर रही है। यहां गैस की फोर्स इसे ऊपर ले जाना चाहती है, प्रेशर की फोर्स, लेकिन ये एक्चुअली नीचे आ रहा है। तो जब एक्सपेंशन होगा तो हम कहेंगे कि ये वर्क डन बाय द गैस है। बाय द गैस बोल दो या बाय द सिस्टम बोल दो। और जब बेटा कंप्रेशन होगा तो हम कहेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम।
क्या कहेंगे बेटा? वर्क डन ऑन द सिस्टम। एक बात और, साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा लेना है? पॉजिटिव। और वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा लेना है बेटा? नेगेटिव। यानी जब कभी भी कंप्रेशन होगा तो वर्क डन नेगेटिव, और जब कभी भी एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन पॉजिटिव। क्लियर है मेरी बात? नो वॉल्यूम चेंज, नो वर्क डन इज देयर। ये साइन कन्वेंशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, ये और ये बिल्कुल दिमाग में सेटल करना है इसे। अगला देखो, एक और चीज, थर्मोडायनेमिक्स में हम जो वर्किंग सब्सटेंस ले रहे हैं, इसमें सराउंडिंग से सिस्टम में और सिस्टम से सराउंडिंग में हीट एक्सचेंज कराएंगे, और ये हीट एक्सचेंज होकर ही हमारे लिए वर्किंग सब्सटेंस अलग अलग तरह के बिहेवियर में वर्क डन करके देगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, दूसरे काम करेगा। तो ओवरऑल हीट गिवन टू द सिस्टम, जब सराउंडिंग से हीट सिस्टम में आ रही हो, यानी कि सराउंडिंग से सिस्टम में हीट जा रही हो। और गिवन आउट बाय द सिस्टम का क्या मतलब है? मतलब है कि जो सिस्टम है, यहां से हीट सराउंडिंग में जा रही है, यहां पर सिस्टम हीट गेन कर रहा है और यहां सिस्टम हीट लूज कर रहा है। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। आप इस हीट को पॉजिटिव पकड़ लीजिए और इस हीट को नेगेटिव पकड़ लीजिए, काम खत्म, ऐसा है। ठीक, ये साइन कन्वेंशंस हैं, बदल भी दें साइन कन्वेंशन को तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो कन्वेंशन हम लोग लेकर चलते हैं वही हम लेकर चल रहे हैं। अगला देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो हीट आप किसी सिस्टम को देते हैं, डेल्टा क्यू, ये हीट दी, ये दो टुकड़ों में चली जाएगी, ये दो तरह के काम करेगी सिस्टम के साथ, कंसीडरिंग नो एनर्जी लैप्स, कहीं गई नहीं, सिस्टम में ही है एनर्जी। तो जो हीट आपने दी वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के काम में आएगी और वर्क डन करने के काम में आएगी। मतलब कंप्रेशन या एक्सपेंशन करेगी, और इंटरनल एनर्जी का चेंज पिछले लेक्चर में सीखा था कि टेम्परेचर का चेंज करने में इस्तेमाल होगी। यानी गिवन हीट टू द सिस्टम दो तरह के काम करेगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करने का काम और सिस्टम को कंप्रेस या एक्सपैंड करने का काम करेगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बेसिक एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है, जो आपको ये बताता है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, जो भूलनी बिल्कुल भी नहीं है, वो क्या है वो देखो, ये जो डेल्टा क्यू है इसका मतलब है हीट एक्सचेंज्ड, कितनी हीट सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज हुई, और डेल्टा यू का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी नहीं है ये, जो हीट दे रहे हो उससे इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है। अच्छा, ये क्या है बेटा? ये है वर्क डन। तो जो इंटरनल एनर्जी है और जो वर्क डन है, ये किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि सिस्टम में कोई ना कोई हीट दी गई, और जो सिस्टम को हीट दी गई है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। हम इस फॉर्म को बोलते हैं एवरेज फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ का एवरेज फॉर्म। तो एवरेज के अलावा कोई और फॉर्म भी होता है? जवाब है हाँ, इंस्टेंटेनियस फॉर्म भी होता है, डिफरेंशियल फॉर्म बोल देते हैं, du प्लस dw। और साहब dw ही बहुत जरूरी है। ये तुम कौन हो? तुम तो वही हीट हो जिसकी अभी हम बातें कर रहे थे, हीट एक्सचेंज्ड। तुम कौन हो? तुम तो हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तुम कौन हो? तुम वर्क हो। अच्छा, और ये कौन सा फॉर्म है? इसे बोला जाता है डिफरेंशियल फॉर्म। हम ज्यादातर केसेस में डिफरेंशियल फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट लॉ किस तरह के नियम पर आधारित है? फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
is based on energy conservation. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड, और एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होने की वजह से ये बताता है कि जो टोटल एनर्जी सिस्टम को दी जा रही है या सिस्टम से ली जा रही है वो कंजर्व है, ना एनर्जी बन रही है ना एनर्जी खत्म हो रही है। जो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और अपने डिफरेंट काम करती है। टेंपरेचर बढ़ाने या घटाने का काम करती है या कंप्रेशन और एक्सपेंशन का काम करती है। अच्छा, इस dW को कैसे लिखा जा सकता है वर्क डन को? तो तुम जानते हो dW को लिख सकते हैं P dV, प्रेशर इनटू छोटा सा चेंज इन वॉल्यूम, जैसे P डेल्टा भी लिख रहे थे। और अगर बच्चा टोटल वर्क डन निकालना हो तो कुछ खास नहीं, P dV का इंटीग्रेशन कर देंगे। साहब वो P डेल्टा भी डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा? वो तो समझाने के लिए था, पर सच बात तो ये है कि क्या किसी कीमत पर तुम ये गारंटी कर सकते हो कि प्रेशर हमेशा कांस्टेंट है? तो जवाब है नहीं, गारंटी तो नहीं कर सकते। जब तुम गारंटी नहीं कर सकते तो P dV का इंटीग्रेशन में P बाहर कैसे आ जाएगा? हमेशा नहीं आ पाएगा। इसलिए हमेशा वर्क डन लिखा जाना चाहिए P dV, और फिर टोटल वर्क डन के लिए इसका इंटीग्रेशन करना चाहिए। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट देन इट कैन बी टेकन आउट एंड dV का इंटीग्रेशन डेल्टा P बन जाएगा और P डेल्टा P आंसर वर्क डन का आ जाएगा। ये कुछ बेसिक बात है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ये आपको याद रहना चाहिए। आगे आओ, मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? आपने 10th क्लास में बच्चा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है Q इक्वल टू mc डेल्टा T, यानी कि C इक्वल टू Q बाय m डेल्टा T। एक यूनिट मास का टेंपरेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी के कंट्रास्ट में गैसेस के लिए डिफाइन किया गया बेटा मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास के लिए डिफाइन की गई, तो मोलर हीट कैपेसिटी जो होगी वो Q अपॉन n डेल्टा T हो जाएगी। ठीक, यानी अब ये मोल्स के लिए डिफाइन होने लग जाएगी, तो हम इसको कहेंगे डिफाइंड फॉर मोल्स। डिफाइंड फॉर मोल्स हम इसको ऐसे लिख रहे हैं Q इक्वल टू C इक्वल टू Q बाय n डेल्टा T। डेल्टा T का क्या मतलब है? चेंज इन टेंपरेचर। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। Q क्या है? हीट एक्सचेंज, कितनी हीट दी गई। और C क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट। ये कुछ दिमाग में सेटल रखें। हो क्या रहा है गौर से देखिए। इससे आप लिख सकते हैं कैलोरी पर मोल पर केल्विन। दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं जूल पर मोल पर केल्विन। एक और लिख सकते हैं जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, जो लिखना चाहें। डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करके देखते हैं जरा मोलर स्पेसिफिक हीट को। पुट n इक्वल टू 1 ऑल्सो डेल्टा T इक्वल टू 1, तो आपके लिए पता चलेगा कि C की वैल्यू तो Q के बराबर है। यानी कि अगर मोल लिए जाए 1 और टेंपरेचर का डिफरेंस भी किया जाए 1 डिग्री सेल्सियस का, तो जो स्पेसिफिक हीट है उतनी ही हीट रिक्वायर्ड है। C बराबर Q निकल के आ रहा है। तो बस यहां से हम अपनी डेफिनेशन क्रिएट कर देते हैं। क्या कि हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole of a gas by 1 degree Celsius। किसी गैस के 1 मोल अमाउंट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है वो क्या कहला रही है? वो कहला रही है मोलर स्पेसिफिक हीट C। सेम टू सेम है, जैसे 10th में स्पेसिफिक हीट पढ़ते थे वैसे यहां मोलर स्पेसिफिक हीट आई। दोनों में डिफरेंस है छोटा सा। क्या
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोसेस। किसके लिए? फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती। मगर मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करो, डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। प्रोसेस पर डिपेंड करती है। आइसोबारिक प्रोसेस है तो अलग, आइसोकोरिक प्रोसेस है तो अलग, एडियाबेटिक प्रोसेस है तो अलग, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो अलग। मोलर स्पेसिफिक हीट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए डिफरेंट हुआ करती है और ये आपको याद रहना चाहिए। तो हम लोग जब इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला हम लिखते हैं सी प्रोसेस। देखिए अब आपको जनरली अच्छी किताबें जो है वो सी लिख के देंगी, सी प्रोसेस लिख के देंगी। क्यू की जगह लिख के देंगे बेटा डी क्यू, छोटा सा हीट एक्सचेंज। एन और डेल्टा टी की जगह अब वो dt लिख के देने लग जाएंगी। कारण ये है कि जब आप हीट का एक्सचेंज छोटा सा करेंगे तो टेम्परेचर का चेंज भी बहुत मैसिव नहीं आने वाला, छोटा सा टेम्परेचर का चेंज आएगा। C प्रोसेस इक्वल टू dq by n dt। यूनिट्स भी मैंने बता दी। दिस इज आवर मोलर हीट कैपेसिटी। आप इसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल सकते हो। डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो आइए बच्चों डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बातें करते हैं। हम लोग तो रिवर्सिबल वाले प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो रिवर्सिबल वाले प्रोसेस पे ही ध्यान देंगे। 4 प्रोसेस हमारे कोर्स में है, उन 4 प्रोसेस पे ही ध्यान देना। पहला प्रोसेस है बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस। ये पहला दूसरा कोई सीक्वेंस नहीं है, आप जो मर्जी वैसे पढ़ सकते हैं। फिर है बेटा आइसोबारिक प्रोसेस, मैं पहले भी इस पे डील कर चुका हूं, पुराने लेक्चर में आप देखेंगे। फिर बेटा है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस और फिर है बेटा हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस। ये सारे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहलाते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इसलिए ये जो शुद्ध नाम है इन्हीं की चर्चा करेंगे। इनकी कंडीशन दिमाग में रहनी चाहिए कि यहां बोला जा रहा है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट होने से dt 0 है। आइसोबारिक प्रोसेस में कहा जा रहा है कि जो प्रेशर है गैस का वो कांस्टेंट है, यानी dp की वैल्यू 0 है। प्रेशर में कोई चेंज नहीं, बाकी सब बदलेगा नो डाउट। और एक हाँ बात, नंबर ऑफ मोल्स हमें चेंज नहीं करने क्योंकि हम क्लोज्ड सिस्टम की बातें कर रहे हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब वॉल्यूम जो है बच्चा वो हो जाएगी आपके लिए कांस्टेंट और यहां रहेगा बेटा क्या dv इक्वल टू 0। और एडियाबेटिक प्रोसेस की कंडीशन ये है कि देयर इज नो हीट एक्सचेंज, किसी प्रकार की हीट एक्सचेंज नहीं होगी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, किसी तरह की हीट एक्सचेंज नहीं होगी। इंसुलेटेड टाइप का सिस्टम है। डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 कह लो या कह लो कि dq इक्वल टू 0, किसी प्रकार का कोई एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का नहीं हुआ। वॉल्यूम बदल सकता है, टेम्परेचर बदल सकता है, प्रेशर बदल सकता है। जो क्वांटिटीज लिखी गई हैं पर्टिकुलर प्रोसेस में वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज छोड़कर बाकी सब चेंज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो आपको कंडीशंस याद रहनी चाहिए और हर कंडीशन के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई आपने गैस लॉ सुन रखा है, तो आपको गैस लॉ की कोई ना कोई इक्वेशन भी याद आ जाती है। मैथ में अगर मेरे पास इक्वेशन है तो 2 मिनट में उसका ग्राफ भी मेरे सामने फोटो आ जाती है। ग्राफ पता चलने के बाद हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा के हम स्पेसिफिक कंडीशन की C की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड सो ऑन। डिफरेंट काम किए जा सकते हैं। मेरा जो एजेंडा है वो आज 1-2 चीजें डील करने का है। सबसे पहले आइसोकोरिक प्रोसेस को डिटेल में देखना चाहिए। डिटेल में देखने का मतलब ये है कि हमें आइसोकोरिक प्रोसेस से जुड़ी हुई जितनी जानकारी है वो ले लेनी चाहिए। किस प्रकार से इसकी जानकारी हम ले सकते हैं और कैसी जानकारी लेंगे तो वो भी देखने का बहुत अच्छा काम होगा। कैसे हम इसको देखेंगे, सारी बातें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करके हम CV की वैल्यू निकालेंगे, CP की वैल्यू निकालेंगे, आगे बल्क मॉडुलस देखेंगे एंड सो ऑन। कहानी जो सीक्वेंस पढ़ाऊंगा बेटा वो याद रखना है। सबसे पहले आइसोकोरिक प्रोसेस, नाम सामने आया,
नाम सामने आते ही आपके दिमाग में कंडीशन आएगी। कंडीशन आप कहोगे कि आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम बराबर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट होने से आप कहोगे कि डीवी की वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो। डीवी की वैल्यू जीरो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। जैसे ही आपको कंडीशन दिमाग में आई तो तुरंत ही आपके दिमाग में कोई ना कोई गैस लॉ चमकेगा। आपने कहा वॉल्यूम कांस्टेंट, तीन तरह के लॉ पढ़े थे, कौन कौन से, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलो-सैक लॉ। वॉल्यूम कांस्टेंट करने पर क्या हमारे पास कहानी गेलो-सैक लॉ की आती है? जवाब है हाँ। तो ये रहा बेटा कौन सा लॉ, गेलो-सैक्स लॉ। तो गेलो-सैक लॉ आपसे क्या कहता था, गेलो-सैक लॉ की जो इक्वेशन होती है, गेलो-सैक लॉ की इक्वेशन होती है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सिंगल पावर से सिंगल पावर से। तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल किया तेल्य ने, इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टी, और प्लस जीरो लगा लें तो कोई बुराई है, जवाब है नहीं। ये इक्वेशन जो है ना, लॉ की इक्वेशन तो यही है, और उसके बाद हमने इसे कुछ ऐसी शक्ल दे दी। ये शक्ल देने के फायदे ये हैं कि आपको दिख रहा है कि इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, अरे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, जवाब है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इंटरसेप्ट जीरो दिखाई दे रहा है, हाँ दे रहा है। तो इंटरसेप्ट जब जीरो दिखाई दे और स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो तो वो ओरिजिन से पास होता हुआ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो हमें पता है ये बात, उसमें क्या ही बता रहे हो नया, नहीं कुछ नया नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर मान लो प्रेशर प्लॉट किया, यहाँ पे टेम्परेचर, तो इसे ले जाओ बच्चा y एक्सिस में, इसे ले जाओ बेटा x एक्सिस में, ये रहा तुम्हारा स्लोप और इंटरसेप्ट है जीरो। तो लॉजिकली कहानी क्लियर हो गई। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये ऐसे बनने वाला है, ओरिजिन से पास होगा और इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। हमने ये एरो सेलेक्ट किया है और इस प्रकार का एरो सेलेक्ट करने का मतलब होगा कि हमारा टेम्परेचर भी राइज कर रहा है और इस तरह से ग्राफ ऊपर भी जा रहा है, यानी कि हमारा प्रेशर भी राइज कर रहा है। तुम कहोगे ठीक। इक्वेशन के साथ हमने क्या प्लॉट किया बेटा, उसका ग्राफ। अब ग्राफ सिर्फ एक नहीं हो सकता, ग्राफ तो कई हो सकते हैं। तो कई प्रकार के ग्राफ हम प्लॉट करके देखेंगे। कई प्रकार के ग्राफ में कौन कौन से ग्राफ आते हैं, इन्हीं का कन्वर्जन कर ले बच्चों, देखेंगे उसमें। ये रहा आपके लिए, आप देखें तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ, पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ में आपको अगर गौर से देखना हो, क्योंकि हमारे लॉ में ही कहा गया कंडीशन में कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आप यहां पर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, और वॉल्यूम को कांस्टेंट करने के बाद ये ग्राफ वर्टिकल जाने के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है इसके पास, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा भाग नहीं सकता, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। लॉ की कंडीशन ही यही है कि वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये ग्राफ ऐसा बन गया। तुमने फर्स्ट ग्राफ में प्रेशर को बढ़ता हुआ माना था, तो बढ़ता हुआ ही ड्रॉ कर लेंगे। इसी प्रकार से बच्चा आप एक और ग्राफ प्लॉट करिए। ये कौन सा ग्राफ है, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर ये तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ है। अगेन साहब जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स है, और क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है तो ये ग्राफ भी कैसा बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, लेकिन ये वर्टिकल ही बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम में लेफ्ट राइट भाग नहीं सकता। तो ये रहा टेम्परेचर का बढ़ता हुआ ग्राफ। सर टेम्परेचर क्यों बढ़ाया, क्योंकि प्रेशर बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऊपर का एरो बना दिया। तो 3 ग्राफ्स आर देयर। जब पीवी ग्राफ है बहुत ध्यान देना है, ठीक। ये रहा साहब आपके पास सब कुछ। अब इसको खत्म करते हैं। इक्वेशन देखी, इक्वेशन का ग्राफ देखा। ग्राफ देखने के बाद आप चाहें तो इसमें वर्क डन के बारे में सोच सकते हैं। जब आप वर्क डन के बारे में सोचेंगे तो आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें देखने को मिलेगी। वर्क डन क्या मिलेगा, गौर से देखना बच्चा। वर्क डन का मतलब होता है dw, और dw की बेसिक डेफिनेशन है बेटा pdv। और तुम जानते हो कि आइसोकोरिक प्रोसेस है और कंडीशन ही यही है कि dv जीरो है, तो लॉजिकली वर्क डन कितना है, जीरो। तो टोटल वर्क डन भी कितना है, जीरो। यानी इस प्रोसेस के अंदर किसी प्रकार का कोई वर्क डन होने वाला नहीं, तो वर्क डन ही नहीं है। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज नथिंग बट जीरो। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन नहीं है। वर्क डन क्यों नहीं, अरे जब पिस्टन ही हिल नहीं रहा, वॉल्यूम ही चेंज नहीं करने दे रहे, तो ना एक्सपेंशन है, ना कंप्रेशन है, ना पॉजिटिव वर्क है, ना नेगेटिव वर्क है, तो लॉजिकली वर्क डन तो जीरो आना ही। इसके तुरंत बाद ही आपके दिमाग में चमकना चाहिए कि सर हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में सोचना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चा देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो आप कहेंगे कि सर dq इक्वल टू du प्लस dw लगा दे तो कोई बुराई है, तो जवाब आएगा कि नहीं, कोई बुराई नहीं। पर ये बात किसी को पसंद नहीं आएगी। कारण
क्योंकि वो कहेगा कि dW तो 0 है, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट कर दिया, तो ना कंप्रेशन है ना एक्सपेंशन है, तो किसी कीमत पे कोई वर्क डन नहीं आने वाला, इसलिए dW 0। तो dQ की वैल्यू क्या आ गई बेटा, आ गई du। यानी सारी की सारी जो हीट आप सिस्टम को दे रहे हैं वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम आ रही है। All the heat exchanged is used to change the internal energy of system। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करने में सारी की सारी हीट इस्तेमाल हो गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप du की जगह देखें क्या लिखा जाएगा, हम du की जगह लिखेंगे F/2 nR/dt। ये कैसे पता सर आपको, अरे ये तो पता था ना कि U = F/2 nRT होता है। सर ये कहां से पता था, अरे इक्विपार्टीशन का लॉ नहीं सुना था क्या कल पिछले लेक्चर में, तो वही। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो du बन जाएगा, F/2 nR कांस्टेंट है तो फंसा बेचारा t, उसी का डिफरेंशिएशन हो गया dt। तो जो dq है इस फर्स्ट लॉ के हिसाब से इस पर्टिकुलर केस में हमेशा नहीं रहेगा, पर जब आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो इसमें dq की वैल्यू क्या बनेगी, F/2 nR/dt। बना कि नहीं बना, मेरे हिसाब से तो बना। अब गौर से देखना, ये dq की वैल्यू आ गई। इसमें मैं एक और बात कह सकता हूं कि C प्रोसेस क्या होता है, C प्रोसेस का मतलब होता है dq/ndt, होता है कि नहीं होता है। हाँ, एक बात जानते हो कि प्रोसेस कौन सा है, आइसोकोरिक। इसमें क्या कांस्टेंट है सर, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हम C प्रोसेस की जगह लिखते हैं CV, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक जो प्रोसेस है वो हमने यहां पर सिंबलाइज कर दिया कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्या बना बेटा, dq/ndt, और dq की जगह फिर यही वाला dq लिखना है जो हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए निकाल कर लाए हैं। इट वुड बी F/2 nR/dt डिवाइडेड बाय n dt। साहब dt से dt कैंसिल, n से n कैंसिल, तो CV की वैल्यू क्या बची बच्चा, F/2 R। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू होती है F/2 R। गैस के टाइप पे डिपेंड कर रहा है, बाकी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा CV। गौर से देख लो, CV की वैल्यू सिर्फ गैस के टाइप पे डिपेंड कर रहा है। R कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, F ही बचा। मोनोटॉमिक तो 3, डायटोमिक तो 5, ट्राइटोमिक लीनियर तो 5 और ट्राइटोमिक बेंट तो 6। इस तरह से CV बदलेगा, ठीक, यानी एटॉमिसिटी पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ। डिपेंड्स ओनली ऑन एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं यही मात्र डिसाइड करके देगा कि CV की वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, तो काफी चीजें चल रही हैं, अच्छा लग रहा है देख के, अच्छा लगता रहेगा, देखते रहिए। जितनी चीजें जिस सीक्वेंस में आपको बोली जाएंगी, अगर आपने उस सीक्वेंस को पकड़ लिया जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ाया गया है, तो बिलीव मी ये पूरा चैप्टर आपको 1 गो में याद हो जाएगा। चलो हम लोग CV निकाल चुके हैं, अब यहीं से एक बार दोबारा देखो बच्चा, du की वैल्यू तुमने क्या लिखी, यहीं से डीप रहे दोबारा से, F/2 nR/dt, भाड़ में जाए सब, F/2 R अलग कर लो, ndt अलग कर लो, और फिर पहचानो कि ये F/2 R क्या है। तो कोई बच्चा तुरंत कहेगा F/2 R कुछ नहीं है यार, CV है, तो ये बन गया nCV/dt। तो चाहे प्रोसेस कोई भी हो, आइसोकोरिक आइसोबारिक, हम तो वैल्यू प्लेस करके लाए भाई, तो चाहे प्रोसेस आइसोबारिक हो चाहे प्रोसेस आइसोकोरिक हो, लेकिन आपके बुद्धि में खड़कना चाहिए कि du की वैल्यू को हमेशा हमेशा nCV/dt लिखा जा सकता है, क्योंकि du की वैल्यू जो है वो F/2 nR/dt है, तय है, और F/2 R तो CV की वैल्यू होती है, रिप्लेस तो कभी भी किया जा सकता है। तो ये रहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल करके ये सब निकाल डाला हम लोगों ने। क्या बात है, मजा आ गया। ये सारी कहानी आइसोकोरिक प्रोसेस की।
जितना मैंने आइसोकोरिक प्रोसेस में से एक बोर्ड पे लिखा है, अगर इतना आपको याद हो गया तो आप मानकर चलिएगा कि आपको सब कुछ आ गया आइसोकोरिक प्रोसेस का, जितना पढ़ाया मच मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है ना। इस सीक्वेंस में पहले क्या, नाम की कंडीशन, कंडीशन का लॉ का इक्वेशन की ग्राफ का कन्वर्जन, फिर वर्क डन, फिर फर्स्ट लॉ से सी की वैल्यू, सी के बाद खेल खत्म हो गया। आ जाओ भाई अगली कहानी, आइसोबारिक प्रोसेस। नाम लिखा है, इस नाम पे चर्चा करते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस, तो सबसे पहली क्या चीज बेटा, सर कंडीशन क्या है, प्रेशर कैसा रहेगा, कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो डीपी की वैल्यू क्या रहेगी, 0। चेंज इन प्रेशर तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। तो जैसे ही तुमने प्रेशर कांस्टेंट सुना, तुरंत तुम्हारे दिमाग में चिल्लाया कि सर ये तो चार्ल्स लॉ है, आइडियल गैस है। तो अगर ये चार्ल्स लॉ है तो इसका मतलब इसकी कोई ना कोई इक्वेशन होगी, और इक्वेशन जो होती है वो होती है V is proportional to T। फिर आप कहोगे V is equal to some constant into T। अच्छा, और फिर इसको क्या कर देंगे बेटा, 0 पावर 1। अरे तो रिपीट टेलीकास्ट चल गया सर, हाँ रिपीट टेलीकास्ट तो चल ही गया। ये रही आपकी इक्वेशन। तो यहां पे इसी के करस्पॉन्डिंग हम बना देंगे इसका ग्राफ किसका बनाएंगे बच्चा, बहुत गौर से देखना। ग्राफ हम बना रहे हैं V और T का। क्या ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, जवाब है हाँ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। बहुत बढ़िया। अगर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन तो ऐसा ग्राफ बन गया। पर तुरंत ही कोई बच्चा कहेगा नहीं अभी तो ग्राफ के कन्वर्जन बाकी हैं, अभी तो सिर्फ एक ग्राफ पड़ा है। तो कोई बात नहीं, दूसरा ग्राफ पढ़ लो, क्या बुराई है, कौन रोक रहा है तुम्हें दूसरा ग्राफ पढ़ने से। देखो भाई यहाँ पे वॉल्यूम था, तो एक काम करो, यहाँ पर प्रेशर रखो और यहाँ पर वॉल्यूम रखो, तो तुम्हें तुरंत दिखाई देगा कि प्रेशर की वैल्यू तो भैया कांस्टेंट है, तो हॉरिजॉन्टल ग्राफ बन जाएगा। क्योंकि प्रेशर तो घटने और बढ़ने वाला नहीं है किसी कीमत पर, प्रेशर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, जवाब है हाँ नहीं आएगा। तो ये रहा कुछ पी नॉट जो कि कांस्टेंट है। वॉल्यूम को हम बढ़ता हुआ मान रहे हैं, क्योंकि जब तुम वॉल्यूम को बढ़ता हुआ मानोगे तो टेम्परेचर भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा ऊपर के ग्राफ में। तीसरा ग्राफ बनाओ तुरंत। जब तक थर्ड ग्राफ बनाओगे तो देखो क्या सीन बनता है। थर्ड ग्राफ के अंदर आप कहेंगे कि सर हम पी टी ग्राफ बना रहे हैं। अब पीटी ग्राफ में भी वही तमाशा रहेगा, कहोगे क्या, तो हम कहेंगे प्रेशर भैया कांस्टेंट था, जीवन भर कांस्टेंट रहेगा। तो ये रहा फिर से पी नॉट, और क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा रहे थे तो टेम्परेचर को भी बढ़ाना पड़ेगा, उस ग्राफ में दोनों ही बढ़ रहे हैं। ये कन्वर्जन हो गया बेटा। कन्वर्जन हो जाने के बाद आप कहते हैं कि सर किसके बारे में बात करें, तो हम कहेंगे कि भैया वर्क डन के बारे में बात करनी है। वर्क डन कैसे लिखते हो, तो तुम कहोगे वर्क डन का मतलब होता है सर डीडब्ल्यू, और हम कहेंगे डीडब्ल्यू क्या होता है, तो तुम कहोगे सर पीडीवी। फिर हम कहेंगे टोटल वर्क डन क्या होता है, तो तुम कहोगे सर इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। फिर हम कहेंगे कि पी कैसा है, तुम कहोगे प्रोसेस है आइसोबारिक, तो प्रेशर है कांस्टेंट, और जब होगा कोई चीज कांस्टेंट तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी। और डीवी का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, सर फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी। पहले पढ़ रहा है, टोटल वर्क डन कितना निकल आया, पी डेल्टा वी। अरे वाह आसान है, निकल आया तो हाँ आसानी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद क्या इस्तेमाल करें, इसके बाद इस्तेमाल करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर बच्चा यहां से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तुमने पढ़ा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, बहुत गौर से देखना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तुमसे कहेगा कि सर dq इक्वल टू du प्लस dw। ये अब साहब dq क्या है, बाहर में जाए क्या है, du क्या है वो समझ लेते हैं। du की वैल्यू रहेगी बेटा f/2 nt, जिसको तुम n/cv dt लिख सकते हो, और dw की जगह क्या आया बेटा, p dv। बहुत बढ़िया। अब dq पे चर्चा करते हैं, मैं इस पे भी डील करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन पहले कुछ दूसरी बातें कर लेते हैं। डिफाइन द C process। C process is defined as dq upon n dt। ये तो आइसोबारिक प्रोसेस है, यानी प्रेशर कांस्टेंट है, तो वी विल डिफाइन Cp। Cp मतलब हुआ
मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो Cp लिख दिया हम लोगों ने, dq बाय ndt। इसी का इस्तेमाल बेटा हम लोग कर लेते हैं तो अच्छा भी लगेगा। तो dq की वैल्यू यहां से क्या लिखी जा सकती है मुझे बताना। dq कैन बी रिटन एज Cp टाइम्स n dt। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लुक एट द फर्स्ट इक्वेशन। dq की जगह हम प्लेस कर सकते हैं, मैं यहां पे इसको नीचे ले लेता हूं, तो हम इसकी जगह लिखेंगे Cp टाइम्स n dt, और बच्चा इसकी जगह जो du लिखा है वहां हम लिख सकते हैं n Cv dt, और फिर हम लिख सकते हैं dw की जगह p dv। देखकर तुरंत डर लगा कि सर सब ndt में है और बगदन हमारा pdv में, अगर ये भी t में हो जाता तो जिंदगी बन जाती, काट पीट के कोई रिलेशन निकल आता। तो चलो जब किसी की याद ना आए तो याद आइडियल गैस इक्वेशन किया है, pv इक्वल टू क्या है बेटा nRT। दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे प्रेशर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन dv, n कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, टेंपरेचर का डिफरेंशिएशन dt। तो आपके पास जो pdv है उसकी वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई और वो आ गई nRdt। अरे यही तो वक्तन है हमारा, जो वक्तन है pdv उसकी वैल्यू तो nRdt के बराबर है, तो बस प्लेस कर दो यार, क्या प्रॉब्लम है। तो आपके लिए जो कहानी निकल कर आ रही है वो आ रही है Cp टाइम्स ndt इक्वल टू n Cv dt प्लस जो तमाशा लिखा है pdv की जगह क्या बेटा nRdt। अब ndt कॉमन लेके काट दीजिए, तो आपके लिए क्या आया Cp इक्वल टू Cv प्लस R, इसकी जगह क्या लिखें Cp माइनस Cv इक्वल टू R। अरे वाह, Cp और Cv का रिलेशन आ गया, क्योंकि R इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो Cp और Cv का डिफरेंस हमेशा हमेशा फिक्स रहने वाला है, कभी परिवर्तित नहीं होगा। तो Cp और Cv का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा जो R के बराबर है। इसे एक बहुत स्पेसिफिक नाम से बोला जाता है, दिस इज मीयर्स फॉर्मूला। ये मीयर्स फॉर्मूला है, और आपके बोर्ड आपके स्कूल एग्जामिनेशंस में मीयर्स फॉर्मूले का प्रूफ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना, ध्यान रखें। अच्छा एक बार Cp की वैल्यू कितनी निकाले हो भैया, निकाले हो Cv प्लस R। तुम ये भी जानते हो कि Cv की वैल्यू थोड़ी देर पहले f/2 R लिखी थी, तो ये बन गई। तो यहां से जब R कॉमन लोगे तो f/2 प्लस 1 इंटू R बराबर Cp। Cp की वैल्यू Cv से ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्लियर है मेरी बात, जवाब है हाँ। मोलर स्पेसिफिक हीट हो गई जो हम लोगों ने निकाली, Cp माइनस Cv बराबर R प्रूव कर दिया, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इस्तेमाल कर लिया, ये सारी बातें बता दी, वर्क डन भी हमने लिख दिया, इट्स ऑल डन नाउ। दो प्रोसेस हमने कर लिए, अब दो प्रोसेस हम करेंगे अगले टर्म पे। वो दो प्रोसेस काम के हैं, उनमें रिलेशन बहुत काम का है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस जी जान से आपके पेपर में पूछे जाते हैं और खूब जम के सवाल उस पे आते हैं, वहीं से खूब क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसके बाद करेंगे हम लोग एक शानदार चीज, जैसे सवाल बनेगा ही बनेगा, कार्नो इंजन और कार्नो इंजन की एफिशिएंसी। थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताऊंगा कार्नो इंजन की, लेकिन आज अभी रोकते हैं, लेक्चर काफी बड़ा हो गया है, वी विल टेक अ हॉल्ट हियर, रुक जाइए, चैप्टर खत्म होने वाला है, तो एक लेक्चर और लेंगे और इस कहानी को निपटा के खत्म कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। पूरे साल देखिए हमें, और देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे, जो नहीं है वो तैयार हो जाएंगे, जो खराब है बहुत अच्छे हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। आरटी एकेडमी पे पढ़ा रहा हूँ आपको, और थर्मोडायनामिक्स का ऐसे ही क्रिस्पी और कंसाइज छोटे लेक्चर में सारी पढ़ाई की बातें कंप्लीट करनी है, सीक्वेंस में पढ़ना है, जितना बोर्ड पर लिखा जाएगा उसके अलावा पेपर में कुछ नहीं आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस और कार्नो इंजन की कुछ खास बातें लेकर। टिल देन थैंक यू।